हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने अलाउद्दीन खिलजी के जीवन परिचय, उसके राज्याभिषेक और राज्याभिषेक के बाद क्या क्या कठिनाइयाँ आई और उन कठिनाइयों का किस प्रकार से उसने सामना किया उसके बारे में बताया और उत्तर भारत के विजय अभियान के बारे में आपको बताया। आज मैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय अभियानों के बारे में बताऊँगी। उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे अभी तक अछूते थे, उन पर किसी भी मुस्लिम शासक ने आक्रमण नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने अपनी सेना को दक्षिण भारत की ओर भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः क्या था? धन को प्राप्त करना। वह चाहता था कि दक्षिण के शासक उसकी अधीनता को स्वीकार करके उसे नियमित रूप से कर भेजते रहें। इसलिए उसने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। प्रोफेसर आयंगन के अनुसार इन राज्यों से वह केवल अतुल धन संपदा प्राप्त करना चाहता था जो पीढ़ियों से उनके यहाँ जमा होता आ रहा था। दक्षिण भारत में क्योंकि एक भी विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे, इस कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपदा थी और स्वयं 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको धन संपदा प्राप्त हुई थी। तो वह उसको मालूम था कि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा धन संपदा है, तो उसको वह प्राप्त करना चाहता था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था धन प्राप्त करना और इस धन से वह अपने राज्य को मजबूत और सुदृढ़ बनाना चाहता था। दक्षिण भारत में इस समय 4 प्रमुख राज्य थे। पहला था देवगिरी का यादव राज्य जो राजा रामचंद्र देव के अधीन था। दूसरा था तेलंगाना का काकतीय राज्य जिसकी राजधानी वारंगल थी और जो प्रताप रुद्र देव के अधीन था। तीसरा था होयसल राज्य जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और जिसका शासक था वीर बल्लाल तृतीय। और चौथा था मदुरा का पांड्य राज्य। तो दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्य थे जिन पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय है उसका श्रेय मुख्य रूप से उसके सेनापति मलिक काफूर को जाता है। यह वही मलिक काफूर है जो खमवात में प्राप्त हुआ था, जिसको 1000 दीनार देकर के खरीदा था दास के रूप में और 1000 दीनार के नाम से जाना जाता है। तो योग्यता के बल पर यह सेनापति के पद पर पहुंच गया था। बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था यह अलाउद्दीन खिलजी का। तो अब आता है कि कौन कौन से विजय अभियान कब कब किए गए थे दक्षिण भारत में। तो सबसे पहला है देवगिरी विजय। 1306 और 7 ईस्वी में यह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन ने 1306 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और उसकी सहायता के लिए अलप खां को भी भेजा गया। इस समय यादववंशी राजा रामचंद्र देव का शासन था। बरनी के अनुसार राजा रामचंद्र देव ने 2-3 वर्षों से दिल्ली को वार्षिक कर नहीं दिया था, अतः काफूर रामचंद्र देव से सारा बकाया कर वसूल करके लाना चाहता था। और उसके अलावा राजा रामचंद्र देव ने गुजरात के शासक करण और उसकी पुत्री देवल रानी को शरण दे रखी थी। देवल रानी की जो माता थी कमला देवी, जो अलाउद्दीन के हरम में थी, वह देवल रानी से मिलना चाहती थी। तो ये 2 प्रमुख कारण थे जिनके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो सर्वप्रथम अलप खां ने कर्ण पर आक्रमण किया। उसको परास्त करने के बाद उसकी पुत्री देवल रानी को पकड़ लिया और उसको दिल्ली भेज दिया। राजा कर्ण इस समय अपनी देवल रानी जो पुत्री थी उसका विवाह देवगिरी के राजकुमार शंकर देव के साथ करना
चाह रहा था, उसके साथ तय कर दिया था, लेकिन वह सैनिकों के हाथ में पड़ गई थी अलब खां के में, और उसको दिल्ली भेज दिया गया और वहाँ बाद में खिज्र खां के साथ उसका विवाह कर दिया। मलिक काफूर रास्ते में लूटपाट करते हुआ देवगिरी पहुंचा और उसने आसानी से राजा रामचंद्र देव को परास्त कर दिया और रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसने मलिक काफूर को बहुत मात्रा में धन दिया। काफूर देवगिरी से जो प्राप्त धनराशि थी उसको लेकर और साथ में राजा रामचंद्र देव को लेकर दिल्ली लौट आया। रामचंद्र देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। उसे राय रायान की उपाधि प्रदान की, इनाम के रूप में 1 लाख स्वर्ण टंके दिए तथा गुजरात में नौसारी की जागीर भी दी और वह लगभग 5-6 महीने दिल्ली में रहा। उसके बाद वह वापस देवगिरी लौट गया। तो अलाउद्दीन ने इस प्रकार उसके साथ बहुत सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, जिससे रामचंद्र बहुत प्रभावित रहा और जब तक वह जीवित रहा तब तक वह अलाउद्दीन खिलजी के प्रति निष्ठावान रहा। इस संदर्भ में डॉक्टर के.एस. लाल कहते हैं कि रामचंद्र देव के प्रति किया गया अलाउद्दीन का यह व्यवहार एक कूटनीतिक चाल थी। अब दक्षिण में उसका एक विश्वास पात्र मित्र था जो भावी योजनाओं में उसकी सहायता कर सकता था। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र देव को अपना मित्र बना लिया और बाकी 3 जो अन्य राज्य थे उनके विरुद्ध उसका इस्तेमाल किया। अगला विजय अभियान है तेलंगाना विजय अभियान, जो 1310 ईस्वी में किया गया था। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। यहाँ काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र देव का शासन था। मलिक काफूर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना 1309 ईस्वी में तेलंगाना विजय के लिए दिल्ली से भेजी गई। यह सेना देवगिरी से सैनिक एवं रसद की सहायता प्राप्त करके प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध वारंगल पहुंची 1310 ईस्वी में और उसने किले का घेरा डाल दिया। प्रारंभ में प्रताप रुद्रदेव ने बहादुरी से आक्रमण इसका सेना का सामना किया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं कर पाया और उसने मलिक काफूर के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र से उसकी सारी संपत्ति की मांग की। राजा ने स्वीकार कर लिया। जो बहुत पीढ़ियों से जमा आ रही थी संचित सामग्री, जो कोष था, वो सब उसने मलिक काफूर को दे दिया। बन्नी के अनुसार प्रताप रुद्र ने 100 हाथी, 7000 घोड़े, अनेक मूल्यवान वस्तुएं, बहुत सारा सामान उसने मलिक काफूर को दिया और प्रताप रुद्रदेव को उसका राज्य वापस लौटा दिया गया। तेलंगाना विजय में मुख्य हाथ देवगिरी के शासक रामचंद्र देव का भी था, क्योंकि उसने उसको रासायनिक और रसद सामग्री समय समय पर पहुंचाई थी। प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, जिसके गले में सोने की जंजीर पड़ी थी, आत्मसमर्पण के रूप में मलिक काफूर के साथ भेजी, ताकि उसको लगे कि उसने दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो धन दिया गया था उसमें खाफी का जो इतिहासकार है उनके अनुसार प्रताप रुद्रदेव द्वारा मलिक काफूर को जो धन समर्पित किया गया था उसमें एक जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, जो वर्तमान में अभी ब्रिटिश संग्रहालय में है, वो उसमें था। यानी कि प्रताप रुद्रदेव के द्वारा यह अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था। अगला विजय अभियान है द्वार समुद्र की विजय 1311 ईस्वी। अलाउद्दीन का दक्षिण में अगला अभियान होयसल राज्य के विरुद्ध था और यहाँ का शासक बीरबल तृतीय था। नवंबर 1310 में मलिक काफूर के नेतृत्व में होयसल पर आक्रमण करने के लिए सेना को भेजा गया। फरवरी 1311 में मलिक काफूर देवगिरी पहुंचा। यहाँ राजा रामचंद्र देव ने उसे सैनिक और रसद सामग्री उपलब्ध कराई और अपने सेनापति को भी मलिक काफूर की सहायता के लिए भेजा। देवगिरी से काफूर द्वार समुद्र पहुंचा। इस समय बीरबल अपने पड़ोसी राज्य मदुरा पर आक्रमण करने के लिए गया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण हो रहा है
तो वह तुरंत द्वार समुद्र लौट आया, परंतु वह द्वार समुद्र की रक्षा नहीं कर सका और उसने काफूर से संधि कर ली और सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया तथा वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया और साथ में अपना जो कोष था वो भी उसने मलिक काफूर को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार द्वार समुद्र के शासक के द्वारा भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया। अगला अभियान है मदुरा अभियान 1311 ईस्वी में। द्वार समुद्र से ही मलिक काफूर मतलब वो वापस अभी दिल्ली नहीं लौटा था, वहीं से ही वह वापस द्वार समुद्र से ही मदुरा पर आक्रमण करने के लिए उसने 1311 ईस्वी में प्रस्थान किया। इस समय बीरबल मलिक काफूर के साथ था और इस समय पांड्य राज्य में सिंहासन के लिए सुंदर पांड्य और वीर पांड्य दो भाई थे, उनके बीच संघर्ष चल रहा था। सुंदर पांड्य ने अपने भाई वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी, अतः अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को निर्देश दिया कि वह तुरंत पांड्य राज्य पर जाकर आक्रमण करे और वह वीर पांड्य की सहायता करे। लेकिन उससे पूरी हुई ही वीर पांड्य मदुरा छोड़ गया और काफूर वहाँ पहुँचा मदुरा, वहाँ उसने मंदिरों को लूटा और उसके बाद वीर पांड्य का पीछा किया, परंतु वह उसको नहीं पकड़ पाया था और मलिक काफूर ने इस दौरान अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया, लूट मार से अथाह धन संपत्ति प्राप्त की और अंत में उसे लगा कि वह वीर पांड्य को नहीं पकड़ सकता, तो वह वापस दिल्ली लौट गया। धन संपदा की दृष्टि से तो यह मलिक काफूर का एक बहुत ही सफल अभियान था। यहाँ बहुत मात्रा में उसको सोना चांदी रत्न आदि प्राप्त हुए थे। अगला फिर अभियान किया उसने देवगिरी पर। इस समय क्योंकि जो राजा रामचंद्र देव था वो मर चुका था और उसका पुत्र था शंकर देव, वो देवगिरी का शासक बना था और अगला अभियान हुआ था 1313 ईस्वी में और शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था। तो पुनः फिर 1313 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में पुनः आक्रमण किया गया था। शासक बनते ही उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो जैसे फिर वापस अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 में मलिक काफूर को आक्रमण करने के लिए भेजा। जैसे ही काफूर वहाँ पहुँचा, शंकर देव ने उसका सामना किया, लेकिन वह पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। तो इस प्रकार उसके बाद फिर मलिक काफूर तेलंगाना, होयसल आदि राज्यों पर उसने आक्रमण किया और इतना आतंक पैदा कर दिया कि कोई भी राज्य विद्रोह का साहस नहीं कर सका और उसने अब देवगिरी को ही अपना मुख्यालय बना लिया था और वहीं से वह कुछ समय तक मलिक काफूर दक्षिण का प्रबंध देखता रहा और बाद में वह 1315 ईस्वी में दिल्ली लौट आया। तो इस प्रकार 1315 ईस्वी में मलिक काफूर देवगिरी से दिल्ली लौट आया और उसके बाद किसी भी दक्षिण भारत के राज्य ने विद्रोह नहीं किया और ना ही अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी से स्वतंत्र किया। और यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी का जो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया था वह पूरी तरह से सफल रहा। अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की समीक्षा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके प्रति क्या नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का उद्देश्य नहीं रखा। उसका उद्देश्य केवल अधीनता उनसे स्वीकार करवाना था, उनको विलीनीकरण की नीति नहीं थी जैसा उत्तर भारत के प्रति थी। उसका मुख्य उद्देश्य था अधिकतम धन प्राप्त करना, उसमें पूरी तरह सफल रहा। अधिकतम धन क्यों प्राप्त करना चाहता था? ताकि जो उसकी विशाल सेना थी उसका वह खर्चा उठा सके। श्री अयंगार के शब्दों में अलाउद्दीन ने दक्षिण को दूध देने वाले सोने की गाय समझा, जिससे वह उत्तर भारत में अपनी स्थिति ठीक कर सके। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को 4 बार दक्षिण में इसलिए नहीं भेजा कि वह राज्यों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि इसलिए भेजा कि वह वहाँ से सोना, चांदी, मोती, रतन, हाथी आदि लाए। अलाउद्दीन के अभियान का कोई धार्मिक उद्देश्य भी नहीं था।
इस्लाम धर्म उसने कभी भी इस्लाम धर्म दक्षिण राज्यों पर नहीं थोपा और ना ही वहाँ के शासकों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। हालांकि उसने मलिक काफूर ने अपने मदुरा के अभियान के दौरान मंदिरों का विध्वंस किया था, लेकिन उसका उद्देश्य आर्थिक था, धार्मिक नहीं, क्योंकि मंदिरों में अथाह धन संपत्ति थी। इसलिए उसने मंदिरों को लूट करके उनका विध्वंस करके वहाँ से अथाह धन संपत्ति को प्राप्त किया। कुछ मस्जिदों का भी उसने निर्माण कराया था, लेकिन ये उद्देश्य भी उसका धार्मिक ना होकर केवल अपनी विजयों को सुरक्षित रखना माना कि विजय की स्मृतियाँ हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए उसने मस्जिदों का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारत के सफल अभियानों ने उत्तर में अलाउद्दीन की शक्ति को दृढ़ता प्रदान की। कोई भी अधीनस्थ शासक या सूबेदार अलाउद्दीन की आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सका। दक्षिण के धन ने अलाउद्दीन की आर्थिक स्थिति सुधार कर उसे शासन पद में सहायता प्रदान की। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही। इस प्रकार अलाउद्दीन की जो दक्षिण नीति थी वो पूरी तरह सफल रही। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार उन प्रदेशों को साम्राज्य में सम्मिलित किए बिना ही अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। रामचंद्र और बल्लाल देव जैसे महाराजा दिल्ली आए। उन्होंने सुल्तान के प्रति सम्मान प्रकट किया। कोष ले लिए गए। साम्राज्य के गौरव में वृद्धि हुई और सल्तनत का कोष दिल्ली की संपत्ति से भर गया। तो इस प्रकार जो उसका मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में वह पूरी तरह से सफल रहा। लेकिन दूसरी ओर यह एक और भी इसका एस्पेक्ट है जो कहा जाता है कि मलिक काफूर के अभियानों से और उसकी जो दमनपूर्ण नीति थी उससे दक्षिण के लोगों पर सुल्तान की शक्ति का वह छा गया। वे उसका विरोध ना कर सके, इसलिए उन्होंने उनके सामने सिर झुका दिया, किंतु अपने हृदय में उन्होंने असंतोष की भावनाओं को भी स्थान दिया और जिसका अंतिम परिणाम किसके रूप में हुआ? विजयनगर साम्राज्य के रूप में। विजयनगर साम्राज्य के रूप में इसका अंतिम रूप से परिणति हुई। ये इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था मुख्य रूप से धन प्राप्ति करना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह सफल रहा और वह पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपनी सेना को उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर भेजा और जितने भी अभियान किए उन पूरे अभियानों में वह पूरी तरह से सफल रहा। धन्यवाद बच्चों।